क्लास पीटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन में हम आज प्रेशर टॉपिक पढ़ेंगे। प्रेशर का मतलब हो गया दाब के बारे में हम पढ़ेंगे, दाब के बारे में और काफ़ी चीज़ जानेंगे। दाब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दाब क्या होता है। दाब बेटा जो होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अब बल उस वस्तु के कितने क्षेत्रफल पर वो बल लग रहा है वो दाब कहलाता है। मान लीजिए यह एक क्रॉस सेक्शनल एक एरिया है, यह एक मान लीजिए गुटका है और इस गुटके के ऊपर एक हम बल लगा रहे हैं। तो इस गुटके के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं और किस पे लगा रहे हैं, इसके क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं। तो क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, तो जो दाब निकल के आया तो दाब बराबर, दाब को P से लिखते हैं तो P बराबर F अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाता है। तो P बराबर F अपॉन A कह सकते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। यह बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। अब हम इसका मात्रक आपको बताते हैं, दाब का मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, दाब का मात्रक। बहुत सरल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मात्रक देखिए, दाब का मात्रक हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं बेटा। हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, बल का मात्रक, बल बराबर F बराबर किलोग्राम M इंटू A होता है। F बराबर क्या होता है, MA होता है। M का मात्रक आपको मैंने पढ़ाया था किलोग्राम होता है और A का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या है बेटा, इसके एरिया। एरिया का मात्रक क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब मीटर स्क्वायर। इस मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या, किलोग्राम मीटर इनवर्स अपॉन, या किलोग्राम ऐसे लिख दे हम लोग, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये दाब का मात्रक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दाब का मात्रक हमें कई सारे मात्रक दाब के मिलेंगे। एक मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी दाब का मात्रक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, और भी मात्रक बताता हूँ आपको, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल भी दाब का ही मात्रक है। पास्कल भी किसका मात्रक है, दाब का एक मात्रक है, विशेष मात्रक, जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। तो बखूबी आप पहले इस टॉपिक को ध्यान से समझो, यहाँ तक समझ में आ जाए तो हम आगे इस पे कंटिन्यू बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करूंगा और आप देखिए क्या क्या चीजें हैं जिसमें ना क्लियर हो तो पूछ सकते हैं आप। कहाँ पे देखिए, इसके 2 मात्रक मैंने लिखे, एक ये भी मात्रक है जो MKS में है, MKS में है, S में है, ये SI में है, आप बोल सकते हैं। और ये पास्कल भी बोला, अगर लिखा जाए पास्कल 1 न्यूटन, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है। अब देखते हैं दाब के अंतर्गत और सभी चीजों को अब हमें पढ़ना है। तो अब बेटा चैप्टर में अब आया है बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैसियस नियम और कई सारी चीजें। तो एक एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, बेटा एकदम रटा दूंगा। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस बेटा, एक चैलेंज के साथ। ठीक है, अगर तुम्हें टॉपिक मजा ना आ जाए तो बताइएगा, ध्यान से देखना। किसका नियम अब हम जानने जा रहे हैं, साइंटिस्ट बॉयल्स का नियम और चार्ल्स के नियम को। तो हमसे किसी ने कहा बॉयल
का नियम, बॉयल के नियम, नियम कॉमा तुरंत बोला हमसे चार्ल्स का नियम, क्या बोला, नियम बताओ। ध्यान से देखिएगा, दोनों साइंटिस्ट हैं, बॉयल साइंटिस्ट हैं और चार्ल्स साइंटिस्ट हैं। हमसे किसी ने चैलेंज किया कि बॉयल्स का नियम और चार्ल्स के नियम को बताओ, तो मेरे पास, मैंने इसको देखा और मैंने एक लॉजिक बनाया। क्या बनाया, फिर से यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ट्रिक बनाया बेटा, और ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है, मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ और हमेशा चले आ रहे हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट, मैं उनको हमेशा ये ट्रिक बताता जाता हूँ, आपको भी मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने मालूम है उनसे क्या कहा, बॉयल्स का नियम, मैंने कहा बेटा लिख लो, आप लोग भी लिख लो, आपको भी बहुत काम आएगी। कहा बेटी ने बोला बेटी चाय पी, देखिए अब कितना कमाल होगा इसके अंदर, बेटी चाय पी, बॉयल्स का नियम भी खत्म, चार्ल्स का नियम भी खत्म, खाली इतने में, बेटी चाय पी, बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम, बेटी चाय पी, तो बॉयल्स के नियम और चार्ल्स के नियम दोनों खत्म। बेटा मेरे प्रोनाउंसिएशन पे सुनते रहिएगा, हो सकता है थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं पे भी हो सकता है वो चीज़, लेकिन उसको भी माइल्यूट करिएगा, क्योंकि मैं बोलता सही हूँ तो उस पर मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा चला जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि बेटी चाय पी में कैसे क्या समझना है। बेटी चाय पी में बी से हो गए बॉयल और टी से हो गया टेम्परेचर। देखो बेटा इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग छुपे हुए हैं। एक तो पी से होता है क्या, प्रेशर, टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम, ये 3 लोग होते हैं। अब ये 3 लोग होते हैं तो अब 3 लोगों की लड़ाई है। अब बेटी, तो मतलब कि बेटी चाय पी, तो इसमें बी बेस से बॉयल और टी में टेम्परेचर। बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो भाई बॉयल्स के नियम में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसी तरह चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए इनका नियम बना लिए, तो अब समझ लें। तो हम चलते हैं बॉयल्स के पास, बॉयल्स का लॉ लिखने के लिए। तो देखिए प्रेशर को कांस्टेंट करके बॉयल्स लॉ लिख लीजिए, बॉयल्स लॉ लिख रहे हैं हम, बॉयल्स लॉ, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो आयतन जो है बॉयल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होने पर आयतन जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, दाब के, ठीक है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब। ये हमारा बॉयल्स का नियम है, ये हमारा किसका नियम है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स के नियम में हमारे बॉयल्स के नियम में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, P जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। अब जैसे ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट ही होता है T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K 1/P। अच्छा, ये K जो होता है, K ही वो कांस्टेंट है, K इज अ टेम्परेचर, ये हो गया बॉयल्स कांस्टेंट, इनको बोलते हैं BOL, बॉयल्स कांस्टेंट, ठीक है, बॉयल्स कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको। तो देखो क्या हुआ, कितना अच्छा बना हुआ है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, मतलब V व्युत्क्रमानुपाती होता है P के, और जब V बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, यहाँ पे इनवर्सली का साइन हटेगा तो एक नेतांक आएगा, वो K 1/P, अब K जगह T आ जाएगा बेटा। तो अब देखिए हुआ क्या, पूरा का पूरा ये माजरा बन जाएगा, V बराबर K की जगह हम ला दिए T/P। अब इधर घुमा देंगे तो V बराबर P, V बराबर T तो कांस्टेंट है ना, PV बराबर T, यही बॉयल्स का लॉ में है। तो अगर ये एक गैस के लिए
गैस, एक गैस के लिए हो गया, एक गैस के लिए हो गया, एक गैस के लिए हमारे पास क्या होगा, पीवी बराबर टी। और कई सारे तो हमारे पास आएंगे P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4। ठीक है, तो P4 लिख रहा हूं भाई, और V4 डैश 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 PN VN। ठीक है, तो ये हमारे PN और VN के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बॉयल्स का लॉ पूरा कंप्लीटली, बॉयल्स का नियम खत्म हुआ। मैंने बोला था ना बेटी चाय पी, और चाय में टेम्परेचर क्या लिया मैंने, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया। ये हमारा बॉयल्स का नियम खत्म होता है। अब हम आएंगे इसके बाद से चार्ल्स के नियम पे। देखिए देखिए बेटा, चार्ल्स साहब ने क्या किया, चार्ल्स के नियम में पी प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने समझ गए भैया, तीन में से पी आपकी कांस्टेंट है। तो चार्ल्स नियम में, अब चार्ल्स के नियम में हमें पता चल गया पहले से ही P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P से तो बात ही नहीं करनी है, तो बचे क्या, V और T। तो वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, किसी गैस का आयतन जो होता है उसके दाब के बराबर होता है। इन्होंने ये कहा किसी गैस का आयतन जो होता है उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों, किसी गैस का आयतन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, चार्ल्स लॉ, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट P, बेटा T, नॉट P, सॉरी, बोल सकते हैं फिर से भाई, गलत हो गया बेटा, देखिएगा फिर से। चार्ल्स के लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है ना, मैंने यहाँ पे T नहीं लिखा था, T मेंशन किया फिर से, तो V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा V होता है। अच्छा, V जब जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होता है, तो गलतियां तो यार हो जाते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से साइन हटाएंगे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, P आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। P तो कांस्टेंट है तो T को अपॉन में भेजेंगे, तो V अपॉन T इक्वल टू P। ये तो हो गया एक गैस के लिए। कई गैस के लिए जब लिखेंगे इसी चीज को, कई गैस के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 एंड डैश 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 VN अपॉन TN। ये हो जाएगा बेटा। तो ये देखिए किसके किसके प्रॉब्लम से, बेटी चाय पी के कॉन्सेप्ट से हमने इन दोनों को हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। बॉयल्स और चार्ल्स के नियम्स को हमने बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किया है। तो आप कंटिन्यूस थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे देखें। अब आ जाते हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं
गैसियस लॉ। गैसियस नियम क्या है? देखिए, बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को मिला के जो नियम बना है उसे हम गैसीय समीकरण के नाम से जानते हैं। बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को मिलाने पर एक नियम बन के आया, उसे हम गैसियस लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखिए, गैसियस लॉ क्या कहलाता है? तो देखो, बहुत ही सिंपल वे में समझा दूं। गैसीय लॉ मतलब गैसीय नियम। क्या बताया इसमें हमने? आपको ऐड कर दिया है मैंने। बॉयल नियम, बॉयल लॉ प्लस चार्ल्स लॉ, बस इतना ही खत्म है। बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ प्लस या बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ नोन एज कह सकते हैं। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के आर नोन एज गैसियस लॉ, नोन एज गैसियस लॉ। अच्छा, गैसियस लॉ। अब देखिए, गैसियस लॉ होता कैसे है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या है गैसियस लॉ? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसे एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा गैसियस लॉ होता है। बस इतना ही जानना, इतना ही आप में पूछा जाता है। ये फार्मूला इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इनके हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और चार्ल्स और बॉयल्स के लॉ पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, दाब को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। लिख लीजिएगा, कहीं पे भी बताने वाला नहीं है। दाब को मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। दाब को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं भाई? बैरोमीटर कहा जाता है। तो दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर हो गया। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं है कि क्या होता है। पहला चीज कि दाब, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु भी द्रव में भी ऊपर की तरफ उसके ऊपर दाब डालता है। तो ये दाब वस्तु पे ऊपर की ओर लगता है, वो उत्प्लवन बल होता है जो ऊपर की तरफ धक्का देता है और दाब के कारण वस्तु नीचे की तरफ, अंदर की तरफ गिरती है। तो ये जो कहलाता है, इसे हम प्लवन के नियम के अनुसार भी रखते हैं। प्लवन के नियम के अनुसार इस कहा जाता है। अब बेटा देखेंगे दाब के प्रकार। दाब 3 प्रकार के होते हैं बेटा। गेज दाब, निरपेक्ष दाब और निर्वात दाब। दाब 3 प्रकार के होते हैं। दाब के प्रकार, प्रेशर के प्रकार बेटा। गेज दाब, गेज बोलिएगा नहीं, गेज दाब को छूटेगा नहीं बेटा। दाब, निरपेक्ष दाब लिखिए। गेज दाब, निरपेक्ष दाब और निर्वात दाब। गेज दाब, निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दाब और निर्वात दाब। तो गेज दाब, निरपेक्ष दाब और निर्वात दाब तीनों जो है मेजर करते हैं। क्या? दाब को मेजर करने वाले यंत्र होते हैं। दाब को मापने वाले यंत्र को, ठीक है, दाब को मापने वाले
वाले यंत्र, दाब को मापने वाले यंत्र, ये 3 लोग हैं, जो गेज दाब होता है, निरपेक्ष दाब होता है और एक होता है निर्वात दाब। अब बेटा एक होता है वायुमंडलीय दाब, किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर एनिमल्स के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर वायुमंडल एक अपना दाब लगाती है जो 1 बार के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 760 mm के बराबर, पारा के बराबर कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, मैंने आपको बताया वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो देखो लिखने की जरूरत नहीं है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब वह दाब जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है, वह 1 बार के बराबर या 760 mm पारा के दाब के बराबर होता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। बेटा इस टॉपिक में इतना ही पूरा कंक्लूजन था, पूरा रॉ मटेरियल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसके कुछ पिक और वो वीडियो में और भी भेज दूंगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी मैं आगे के चैप्टर में करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, thanks to class, thanks my manager sir to give the channel Lucknow City Private ITI. Thank you so much.